से खबर, जहां ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का फाइनल मॉक ड्रिल आज है। आज ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए धमाकों की रिहर्सल होगी। सुबह 11 बजे सीबीआरआई ध्वस्तीकरण को लेकर के समीक्षा बैठक करेगा। बैठक के बाद ब्लास्ट करने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को एनओसी मिल सकती है। 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे सबसे बड़ा धमाका किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ भी करेंगी मौके पर निरीक्षण। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी, प्राधिकरण की टीम और कई विभागों की टीम आज मौजूद रहेगी। सीबीआरआई और अन्य विभागों के अधिकारी भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। आज मिलने वाली एनओसी के बाद ही 28 तारीख को इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा। सबसे बड़े धमाके का काउंटडाउन, ट्विन टावर का आखिरी राउंड। दुनिया बनेगी गवाह, धूल से भर जाएगी नोएडा की हवा। देश की एक शानदार बिल्डिंग जमींदोज होने वाली है, जिसका नाम है ट्विन टावर। 3700 किलो बारूद, एपेक्स सियान में आखिरी ताबूत। कुतुब मीनार से ऊंची इमारत, भारत में दिखेगी विज्ञान की ताकत। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा। पिक्चर से पहले ट्रेलर, 8 सेकंड का खौफनाक मंजर। दहल उठेगी धरती, गरजेगा आसमान, जब एनसीआर में आएगा धमाके से तूफान। ट्विन टावर का क्लाइमैक्स सीन, नोएडा का बुर्ज खलीफा खल्लास। तो देखिए क्या है इस वक्त जमीन पर हलचल, ये देखने के लिए, समझने के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सनुज शर्मा का। और आज का दिन कितना अहम है इस बात से समझा जा सकता है कि तमाम विभागों के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मॉक ड्रिल किया जाएगा और तमाम तैयारियां मुस्तैद और अपनी जगह पर बताई जा रही हैं। ऐसा कुछ देख पा रहे हैं सनुज? आप तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए जो जानकारी आपके पास है। देखिए, ट्विन टावर का जो ध्वस्तीकरण है वो भले ही 28 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले आज जो तमाम विभाग हैं वो अपनी पूरी तैयारी करने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। फिलहाल थोड़ी थोड़ी जो चहल पहल है वो बढ़नी शुरू हो गई है। जो कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर अब ड्यूटी पर आने शुरू हो गए हैं और उसके बाद 11 बजे के करीब बैठक है और उस बैठक के बाद जो तमाम विभाग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात हो, चाहे जो 2 कंपनीज हैं जो इसको ध्वस्तीकरण का पूरा जिम्मा जिनके कंधों पर है, फायर विभाग की बात हो, पुलिस विभाग की बात हो, पर्यावरण विभाग की बात हो, तमाम विभाग यहां पर पहुंचेंगे। और देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहां आसपास के जो लोग हैं वो थोड़े डरे और घबराए हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से उन्हें कभी इस बात का विश्वास नहीं था कि जो ट्विन टावर है जहां पर लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उससे भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कि कभी इस तरीके से धराशायी यहां पर होना पड़ेगा, इसको धराशायी किया जाएगा। लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, वो परेशान है कि भाई ठीक है ये ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन ध्वस्त करने के बाद भी जो उनकी टेंशन है वो करीब 3 महीने तक यहाँ पर बढ़ी रहेगी, क्योंकि जो पूरी तरीके से मलबा यहाँ से हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। आज मॉक ड्रिल होगी, पूरी तैयारी यहाँ पर परखी जाएगी, जांची जाएगी। जो ब्लास्ट यहाँ पर किए जाएंगे, जिस तरीके से 37 किलो जो विस्फोटक जो बारूद यहाँ पर लगाया गया है, किस तरीके से रहना है सारा, कहाँ पहले लाइट काटनी है, पहले कौन से टावर को गिराया जाना है, उसके बाद कौन सा टावर गिराया जाएगा। मतलब ये समझिए कि यहाँ जो चंद सेकंडों में ही पूरा खेल एक तरीके से इस टावर का पूरी तरीके से खलास हो जाएगा। तो
को लेकर आज जो मॉक ड्रिल की जानी है उसमें तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी, तमाम विभाग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। किस तरीके से जो एक एक खास पॉइंट है, एक खास बिंदु है, उन पर पूरी तरीके से फोकस रहेगा। देखिए, अगर 2020 की बात कर ले तो 2020 में कोची मराडू है, वहां पर करीब 65 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग थी उसको इसी तकनीक की वजह से तकनीक से गिराया गया था, वो भी अवैध रूप से बनी हुई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग यहाँ पर गिराई जानी है। एक्सपर्ट्स वही हैं, उनके एक्सपर्ट्स का भले ही ये दावा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 से 12 सेकंड के अंतर के बीच ये बिल्डिंग पूरे ताश के पत्तों की तरह इसी तरीके से, देखिए प्राइमरी फेज की बात करें या सेकेंडरी फेज की बात करें, प्राइमरी फेज सेकेंडरी फेज दो तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो बिल्डिंग है वो पूरी ऊपर से नीचे की तरफ बैठती चली जाएगी। ये एक तकनीकी, एक सबसे बड़ी कह रहे हैं कि एक तकनीक की बात है। लेकिन यहाँ अभी कुछ लोगों से हमने बात करी थी, जो अपार्टमेंट्स के लोग थे, कुछ लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा बाहर आने से भी वो कतरा रहे हैं। लेकिन जिनसे बात हुई उनके मन में एक डर था कि उन्होंने सोचा नहीं था। आप सोचिए, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, कहीं बिल्डिंग जो ये ढह के कहीं आसपास ना आ जाए। ये रोज रोज की तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। ये मंजर और ये जिस तरीके की जानकारी लोगों के बीच में फैल रही है, जिज्ञासा भी है, डर भी है। और चलिए हम हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उस दिन ट्रैफिक से लगाए पूरे नोएडा को लेकर के एक अलग तरीके की तैयारी रहेगी, खासकर जहां ये टावर है उसके आसपास के क्षेत्रों में। उसे लेकर के किस तरीके की जानकारी है, कौन कौन से विभाग हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं? देखिए, इसलिए अगर बात करें तो तमाम सारे जो विभाग हैं वो सक्रिय है। जैसा हमारे सहयोगी सनुज भी बता रहे थे कि पर्यावरण विभाग से लेकर के पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा विद्युत विभाग। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अविनाश का रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसपास के इलाकों पे जिस तरीके की नजर है, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बड़ी स्मूथ हो, कहीं आसपास के लोगों को परेशानी ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना ही सही रहेगा। ऐसी तस्वीरें हैं क्या, हमारे सहयोगी के कैमरे से हम देखेंगे, समझेंगे। लेकिन आप समझिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर्यावरण, ट्रैफिक और इसके बाद जो गिरा मलबा है उसे हटाने के लिए कई विभाग एक साथ तालमेल के साथ काम करने वाले हैं। हमारे सहयोगी अविनाश का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। देखिए, इतने सारे विभाग जहां इन्वॉल्व होते हैं अविनाश, वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कौन कोऑर्डिनेट करेगा? जी देखिए, अगर बात करें तो आपस में सभी विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में, जैसा कि हमारे सहयोगी सनुज शर्मा भी बता रहे थे कि चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, नोएडा अथॉरिटी हो, विद्युत विभाग हो, इसके अलावा पुलिस विभाग हो, इसके अलावा अगर बात करें डिमोलिशन के बाद जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी को पूरा मलबा हटाना है, तो तमाम सारे विभाग एक दूसरे के संपर्क में है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के फ्लाईओवर पे हूँ, और जब जिस दिन ये बिल्डिंग डिमोलिश की जाएगी उस दिन तकरीबन 500 मीटर के दायरे पे तमाम सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, क्योंकि 3700 किलो टन वजन है विस्फोटक का। और जब ये विस्फोट होगा तो जाहिर तौर से बात है कि काफी ज्यादा तेज कंपन भी होगी, काफी ज्यादा तेज धमाका भी होगा। तो लिहाजा उन तमाम सारी चीजों से एहतियातन सुरक्षा रखी जाए, और इस वजह से यहाँ पे अगर बात करें तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे एहतियातन उपाय अपनाए जा रहे हैं। मैं एक बार आपको बिल्डिंग की तरफ भी दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो शीट्स है वो लगा दी गई है। फाइबर शीट ये लगाई गई कि जब ये बिल्डिंग डिमोलिश हो तो विस्फोटक से कोई भी नुकसान जो बगल की बिल्डिंग है उस पर ना हो। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जो दोनों बगल की बिल्डिंगें हैं काफी करीब है, यानी कि तकरीबन 10 से 15 मीटर के करीब ही हैं। और देखिए यहाँ से आप दूर से अगर आप देख रहे हैं तकरीबन 300 मीटर की ये दूरी है इस वक्त जो ट्विन टावर है वहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ। लेकिन वहाँ पे जो अगल बगल की जो सोसाइटी है वहाँ की आप दूरियाँ देखिए एकदम करीब है, यानी कि जब ये बिल्डिंग डिमोलिश हो तो जो बगल की सोसाइटी है जिसमें हजारों फ्लैट्स हैं और जिसमें कई हजार परिवार रहते हैं, उनको किसी तरीके से नुकसान ना हो तो उसको भी बचाने का पूरा एहतियातन उपाय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो सफेद कलर की आपको शीट दिख रही है ये फाइबर शीट है, यानी कि जब विस्फोटक किया जाएगा तो विस्फोटक के जो कण हैं, जो बिल्डिंग धराशायी होगी, उसके जो मलबे होंगे, उससे किसी तरीके से बगल वाले फ्लैट्स में, बगल वाले सोसाइटी में किसी तरीके से नुकसान ना हो। इन तमाम सारी चीजों का एहतियातन रखा जा रहा है। और इन सोसाइटी में जो आप देख रही हैं यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे परिवारों को निकाला जाएगा बाहर, और इसके साथ साथ यहाँ पे आसपास की जितनी भी सोसाइटियां हैं उनमें विद्युत कनेक्शन भी काटा जाएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी की जाएंगी ताकि एहतियातन किसी तरीके से कोई हादसा अगर
होता है तो उसको तुरंत काबू में कर लिया जाए। ये तमाम सारे एहतियातन उपाय यहाँ पे करके रखे जाएंगे और आसपास के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको कह भी दिया गया है कि 28 अगस्त को उन तमाम सारे लोगों को अपने घर से बाहर निकल के आना है। और तकरीबन अगर बात करें तो 500 से 800 मीटर की दूरी पे तमाम सारे लोगों को रखा जाएगा, इससे नजदीक किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा। और जब विस्फोट भी होगा तो जो विस्फोट के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाएगा तो रिमोट भी जो है तकरीबन 200 मीटर की दूरी से जो है उसको दबाया जाएगा, जिससे कि जब यहाँ पे विस्फोट हो तो सभी लोग पूरे सुरक्षा के जो मानक हैं उसके साथ यहाँ पे रहे। और देखिए बिल्डिंग में भी अगर बात करें तो फाइबर शीट लगाने का काम किया गया, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन विस्फोटकों के इस्तेमाल से किसी अन्य बिल्डिंग को या किसी अन्य जगह पे नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और उसी को लेकर के आज अंतिम रूप से तमाम सारी तैयारियों का जायजा लेंगे अधिकारी, चाहे वो अगर बात करें तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हो, नोएडा के पुलिस कमिश्नर हो, विद्युत विभाग के जो यहाँ पे तमाम सारे सर्वोच्च अधिकारी हैं वो हो, फायर ब्रिगेड के जो तमाम सारे सर्वोच्च अधिकारी हो, यानी तो तमाम सारे विभागों के सर्वोच्च मॉक अधिकारी ड्रिल के बाद जो एनओसी मिलेगी उसी से ये संभव हो पाएगा कि 28 तारीख को इसे डिमोलिश किया जाना है या फिर नहीं। ये तमाम चीजें आज बहुत अहम रहेंगी। हमारे दोनों सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरों के साथ जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बात कर लेते हैं माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की, जिसका टाइम अब ओवर हो चुका है। यानी कि अब्बास अंसारी और लखनऊ पुलिस के बीच चल रहे लुका छिपी के खेल का आज फाइनल मैच है। आज ही अब्बास अंसारी के पास एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की आखिरी तारीख है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लखनऊ पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अब्बास अंसारी हत्थे नहीं चढ़ पाया। तो देखिए आज भी सरेंडर के अंतिम दिन पुलिस ने कोर्ट के आसपास पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब देखना यह होगा कि अगर अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या अदालत आदेश दे सकती है, पुलिस को और वक्त मिलेगा या अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी जाएगी। कोई ना कोई एक्शन तो ले ही लिया जाएगा, क्योंकि आज सरेंडर करने की कोर्ट की तरफ से ही आखिरी तारीख है। सरेंडर करने के बाद क्या होगा, सरेंडर नहीं किया तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई आदेश तो जरूर मिलेगा। ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं अब्बास अंसारी के पास अभी, क्योंकि कोर्ट अगर सरेंडर होगा तो आगे की कार्रवाई करेगी, सरेंडर नहीं होगा तो फिर या तो कुर्की या पुलिस को और वक्त। खबर रायबरेली से है। दबंगों का कहर देखने को मिला है, तस्वीरें सामने आई हैं। गाड़ी खड़ी करने के विवाद पर दबंगों ने युवक और महिला के साथ जमकर मारपीट की। घर में घुसकर दबंगों ने पिटाई की है। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला बताया जा रहा है। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से कई लोग हाथ में डंडे लेकर के एक शख्स को पकड़ करके उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। रायबरेली से ये तस्वीरें आई हैं। गाड़ी को खड़ा करने के लिए यानी पार्किंग का ये विवाद था और किस तरीके से ईगो पर और रसूख पर आकर के खत्म हुआ है उसकी बन गई तस्वीरें। अमरोहा से खबर है, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में चाचा चाची ने मासूम की हत्या कर दी है। औलाद नहीं होने पर तांत्रिक के बहकावे में आकर यह हत्या की गई है। टुकड़े टुकड़े करके शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके फेंका है। चाचा चाची ने को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आदमपुर क्षेत्र के मलकपुर गांव का यह मामला है। आज के जमाने में जहां ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं, भारत को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसे तांत्रिक भी हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में लोगों को ऐसी सलाह दे रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो उनको मान रहे हैं। अंधविश्वास में कत्ल की यह खबर सामने आई है अमरोहा से। चाचा चाची ने मासूम की हत्या की है। औलाद नहीं होने पर तांत्रिक के बहकावे में आकर इन्होंने हत्या कर दी, निर्मम हत्या की है। किसी मासूम को टुकड़े टुकड़े करके उसके शव को प्लास्टिक में बोरे में बंद करके अपने लिए औलाद की कामना और इस तरीके के बहकावे में आकर के जघन्य अपराध को चाचा चाची ने अंजाम दिया है। आदमपुर क्षेत्र के मलकपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तांत्रिक कहां है। योगी सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और ये अभियान और तेज होने वाला है। एक तरफ जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो वहीं पुलिस को भी अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ने के आदेश दिए गए हैं। आज से यूपी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलेगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। पुलिस अधीक्षकों को एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने चिट्ठी लिख करके ये निर्देश जारी किया है।
दरअसल योगी सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा है। 23 दिन में यूपी एसटीएफ ने माफ कीजिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 12 अपराधियों को पकड़े हैं। अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ जब्त भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के व्यवसाय को राष्ट्रीय अपराध घोषित करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है, जो कि अब पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी से ही कि आखिर किस तरीके से क्या वजह रही है। अगर देखा जाए शैलेश, आवश्यकता क्या रही होगी इस पूरी टीम को गठित करने की? क्या जगह जगह से ऐसे इनपुट मिले थे कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, और अब जब ये फोर्स टीम आएगी किस तरीके से अपना काम करेगी? इनपुट क्या है? देखिए, निश्चित रूप से इनपुट ये मिल रहे थे कि नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपने पैर पसारते जा रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से अलग से बिल्कुल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके पीछे मकसद यही है कि पूरी तरह से प्रभावी कदम उठाए जाएं इसके खिलाफ। अगर आप कार्रवाई को देखिए तो 23 दिन में जो कार्रवाई के आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि 12 लोगों की गिरफ्तारी, 5 करोड़ से ऊपर की जो जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है वो। और अगर आप पूरे 7 महीने की कार्रवाई को देखें तो आंकड़े काफ़ी दिलचस्प है। 7 महीनों के दौरान, यानी पूरे जनवरी से लेकर जुलाई तक के आंकड़ों को हम देखते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि पूरे प्रदेश में जो अवैध रूप से मादक पदार्थों का काम हो रहा था उसमें 6006 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें लोगों की गिरफ्तारी की तो लगभग 6692 यानी लगभग 6700 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अगर आप अवैध शराब के आंकड़ों को भी इसमें मिला लें तो अवैध शराब को लेकर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। और इसके बाद अगर हम करें जो लोग इस काम से जुड़े थे, जो अवैध रूप से मादक पदार्थ और शराब की कारोबार से जुड़े हैं, उनकी संपत्ति के कुर्की की बात करेंगे तो 3 अरब से ऊपर ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये आंकड़े जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना कि सख्ती कितनी ज़्यादा है और इसे लेकर कितना कह सकते हैं दृढ़ संकल्पित हो चुकी है सरकार के अब जो युवा है उसको बचाना है नशे से। युवा पीढ़ी कहा जाता है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है, तो ऐसे में उसे कैसे उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाए और उसके भविष्य को सुरक्षित करके कैसे प्रदेश और देश के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, ये मंशा है। इससे पहले अगर आप योगी सरकार के कार्यकाल में देखें तो भू माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला था, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसने काम किया। अब भू माफिया के बाद जो ये पूरा अभियान शुरू हुआ है वो है ड्रग माफिया के खिलाफ। एक पूरी जंग छिड़ दी गई है कि कैसे ड्रग माफिया को नेस्तनाबूद करना है, खत्म करना है। और इसी के लिए अब नए थानों का भी गठन किया जा रहा है, नए थाने स्थापित किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में और उसमें उन जिलों का चयन सबसे पहले किया गया है जहां पर इससे जुड़े सबसे ज्यादा मामले सुनने में आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इनपुट है कि वहां से इसका कारोबार होता है। जैसे बाराबंकी की आप बात कर लीजिए, लखनऊ से सटा हुआ जिला है देखिए बाराबंकी, और वहां की आप बात कर लीजिए तो वहां पर थाने का गठन होना। इसी तरह से प्रदेश के कुछ और जगह पर अलग अलग चरण में देखिए थाने बनेंगे, जैसे एक चरण में 3 से 4 थाने, फिर अगले चरण में 3 से 4 थाने, तो वहां पर फोकस है जहां पर इसका सबसे ज्यादा कारोबार है। दूसरा जो बॉर्डर के जिले होते हैं वहां पर खास निगाह रहेगी, जैसे नेपाल बॉर्डर की बात कर ली जाए या अन्य राज्यों के जो बॉर्डर है उनकी बात कर ली जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा खास नजर रहेगी कि वहां से जो देखिए, क्योंकि होता क्या है जब आप अपने प्रदेश के अंदर जड़ों को कमजोर करते हैं, काटने का काम करते हैं, तो अन्य प्रदेश या अन्य देश जो जैसे नेपाल की हमने बात की तो जो बिल्कुल एक उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ पर युवाओं की बड़ी आबादी है और नशे का कारोबार यहाँ पर अगर शुरू करके फायदा कहीं और करने की कोई मंसूबे भी पाल रहा हो तो उसके लिए ये टास्क फोर्स अब एक्टिव है, काम करेगी, निगाहें रहेगी। इसी मंशा के साथ तमाम थानों के बनाने की भी खबर आपने दी है। देखते हैं कि किस तरीके से जमीन पर हरकत दिखाई देगी। पर लखनऊ से है जहां हजरतगंज इलाके में एक किन्नर ने जबरदस्त हंगामा किया। आधी रात की घटना है जब सड़क पर लड़कों से ये किन्नर भिड़ती नजर आई। शराब के नशे में धुत ये किन्नर राहगीरों से गाली गलौज करती रही। हजरतगंज के सिविल अस्पताल के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आसपास के दुकानदारों ने किन्नर को समझाने की कोशिश की लेकिन ये सब कुछ बेअसर रहा। देखिए लखनऊ से ये तस्वीरें आई। हजरतगंज काफी पॉश इलाका है, मार्केट है, भीड़ भाड़ है, लेकिन वहीं पर हंगामा। खबर कानपुर देहात से है जहां गर्भवती महिला का अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़े रहने का वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटी गर्भवती महिला की तस्वीरें कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं।
जहां महिला की गंभीर हालत के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। कानपुर ले जाने की बात कही, लेकिन महिला को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। परिजन बदहवास हालत में उसे ई रिक्शा से वापस ले गए। महिला के परिजनों का आरोप है कि हालात बिगड़ते देख डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। कुछ दिन पहले ही इसी स्वास्थ्य केंद्र पर बेड न मिलने पर सीढ़ियों से दर्द से कराती महिला का वीडियो भी सामने आया था। क्या कह दिया सीएससी में? अरे ये कह दिया है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बस तो कहाँ हो पाएगा? कानपुर के लाने रिफर कर दिया है। कैश भेज रहे हैं? अब जा रहे हैं हम लोग को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली? क्या कहा एम्बुलेंस के लिए? अब एम्बुलेंस तो बात ही नहीं भाई, हम लोग घर पे ले जा रहे हैं। तो आपको बाहर कर दिया इन्होंने? हाँ, कल लगी से निकाल ले जाओ जल्दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।